हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज गुप्ता फाइनेंशियल अवेयरनेस पर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हूं। तो मॉर्गन स्टैनले के इंडिया हेड रिद्धिम देसाई का मानना है कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने बहुत तरक्की की है। वहीं दूसरी ओर जापान के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर नमोरा होल्डिंग्स का भी कुछ ऐसा ही मानना है। लेकिन अगले 10 सालों में इंडिया जैसी तरक्की करने वाला है वह अभूतपूर्व होगी। पिछले 10 सालों में इंडिया में बहुत बदलाव आया। पहले हम फंड्स के फॉरेन फ्लो पर बहुत डिपेंडेंट थे। 2015 में जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश की परमिशन दी, उससे हर महीने इन्होंने बड़ी संख्या में शेयर खरीदे। इनका केवल इन्फ्लो था क्योंकि इन्हें शेयर बेचने तो थे नहीं। इसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और हमने भी बड़ी संख्या में खरीदारी शुरू की। पिछले 25 से 30 सालों में जब भी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता था, इंडिया में क्राइसिस आ जाती थी क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता था, जिससे हमारे पास डॉलर की कमी हो जाती थी। क्रूड का दाम बढ़ने के साथ ही एफआईआई भी माल बेचना शुरू कर देते थे, जिससे डॉलर की और भी ज्यादा कमी हो जाती थी, जिससे हमारा शेयर मार्केट गिर जाता था। अब 2014-15 से सरकार ने एफडीआई पर फोकस बढ़ाया है, क्योंकि एफडीआई परमानेंट मनी है जबकि एफआईआई टेम्परेरी मनी है। इसको सरल भाषा में इस तरह से समझा सकते हैं कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शादी है, और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोस्त। दोस्ती आज तुमसे है, कल किसी और से हो जाएगी, लेकिन शादी परमानेंट होती है। तो एफडीआई यानी कि परमानेंट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने पीएलआई दिया, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट में कमी की, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रेटिंग में बहुत सुधार हुआ। इसके अलावा चाइना +1 पॉलिसी के कारण भी बड़ी संख्या में विदेशी पैसे का निवेश एफडीआई के रूप में हुआ, जिसमें एप्पल प्रमुख है। एफआईआई का लगभग 280 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट चाइना में है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में केवल 46 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के मार्केट में पिछले 10 सालों में डॉलर एडजस्टेड रिटर्न 10% रहा है। वहीं चाइना के मार्केट ने पिछले 10 सालों में डॉलर एडजस्टेड रिटर्न केवल 5% दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले 5 सालों में एफआईआई की केवल 20% रकम चाइना से इंडिया शिफ्ट हो गई तो कितना जबरदस्त पैसा आने वाला है, और यह मार्केट पर क्या इंपैक्ट डालेगा। लेकिन चाइना से निकलने वाली कंपनियों के लिए मुख्य रूप से दो विकल्पों पर बात हो रही है। पहले नंबर पर इंडिया। हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर वियतनाम, लेकिन वियतनाम की इकोनॉमी बहुत छोटी है, केवल $500 बिलियन। तो अगर आपको बड़ा निवेश करना है जैसे कि एप्पल, तो वियतनाम में तो आप कर नहीं सकते। इंडिया इज द ओनली ऑप्शन। भारत की पर कैपिटा इनकम भी $1400 के मुकाबले आज $2300 पर पहुंच गई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जब भी किसी की इनकम $1400 से $3000 तक पहुंचती है तो उसके रोटी, कपड़ा और मकान पर खर्च में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। इसी का फायदा उठाने के लिए इंडिया में लग्जरी ब्रांड आ रहे हैं। लुई विटास ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं दूसरी ओर गुच्ची ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि इन लोगों को इंडिया की ग्रोथ में अपना हिस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। इनके अनुसार अभी $35,000 से ऊपर की इनकम में केवल 2% पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि आगे 7% पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया के स्तर पर $35,000 से ऊपर की इनकम वाले लोगों को रिच माना जाता है। तो इस समय इंडिया में इनकी संख्या मात्र 50 लाख है, जो कि अगले 10 सालों में बढ़कर 2.5 करोड़ पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया में अगले 10 सालों में कहीं भी 2 करोड़ एक्स्ट्रा लोग रिच नहीं हो रहे, और इनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए बहुत सारा पैसा होगा। यह लोग सबसे महंगे स्मार्टफोन खरीदेंगे, महंगे बैग्स और लग्जरी कार खरीदेंगे। तो इतनी बड़ी मार्केट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब बात करते हैं भारत के गरीब तबके की। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इनको 2 वक्त की रोटी की तलाश है। तो इंडिया में आधार की मदद से
गरीबों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, उससे बहुत अंतर पड़ गया। पहले की सरकार भी सब्सिडी देती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के अनुसार उस पैसे का 95% बिचौलियों की जेब में जाता था। अब 100% पैसा गरीब के अकाउंट में जा रहा है। कोविड में अमेरिका ने $2.2 ट्रिलियन अपने नागरिकों के बैंक अकाउंट में डाल दिए। हर महीने $800 ट्रांसफर किया। मजे की बात तो यह है कि इसके कारण वहां इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर चला गया, जिससे वहां अनरेस्ट फैला हुआ है। इंडिया में गरीबों को राशन कार्ड के थ्रू खाना दिया गया, जिससे यहाँ काम भी चल गया और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा। तो ये बात तो तय है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है, और आज के $3.5 ट्रिलियन के मुकाबले 2031 में 11 ट्रिलियन तक पहुंचने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 2031 तक इंडिया का शेयर बाजार बिल्कुल नहीं गिरेगा। इकोनॉमी की अपनी चाल होती है और शेयर बाजार की अपनी। शेयर बाजार की चाल हमेशा जिग-जैग रहती है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग करनी है तो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि जीत इसी में है। सो फ्रेंड्स, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पूरा विश्वास रखें और इन्वेस्टेड रहें। थैंक यू।